हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपने में ही पूरी अलग एक दुनिया है, एक अलग वर्ल्ड है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो हम लोग CSIR, नेट, गेट और टिफ्र, IIT जैम और जो भी MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल करता है ये। तो हम लोग समझेंगे कि आज के लेक्चर में कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज़ है, आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसे ये है क्या, आखिर ये क्या टेक्निक है। ठीक है, तो आज का पूरा जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से बेस्ड है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है। इस टेक्निक में हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है कहीं से, या सिंथेसिस किया जाता है, या कहीं हमें ऑब्टेन्ड हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर उसकी पहचान की जाती है कि आखिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट पाए जा रहे हैं, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। तो पहले के ज़माने में जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता था, पहले के ज़माने में जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड। तो अब ये जो केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते थे। कैसे करते थे? ये एक लंबा प्रोसेस होता था कि केमिकल रिएक्शन वगैरह की हेल्प से हम लोग मालूम करते थे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। इस तरीके से उसे पता किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन कौन से एलिमेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हैं। इस केमिकल मेथड से मालूम किए जाते थे। अब ये जो केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड में दो तरीके की बातें होती हैं। पहला एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट से मालूम चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हैं, इससे ये मालूम चलता है। और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट से आपको मालूम चलता है कि जो भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट हम लोग मालूम करते हैं, अमाउंट ऑफ एलिमेंट मालूम करते हैं। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी, यानी एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है, या कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक केमिकल मेथड है। इस केमिकल मेथड में हम लोग पता करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमें मिला है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें मालूम करना है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। तो उसके लिए क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है, फिर टेस्ट किया जाता है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस टेस्ट को हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट बोलते थे। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव टेस्ट से हमें अमाउंट मालूम चल जाता था, और अमाउंट मालूम चलने के बाद फिर क्या करते थे, उस अमाउंट के मालूम चलने पर हम लोग उससे कंपाउंड का, जो कंपाउंड हमें मिला है, इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते थे। इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इस इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद, इंपीरिकल फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, फिर उसके बाद उस इंपीरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता था, और फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने से हमें मालूम चल जाता था उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो ये एक लंबा एक प्रोसेस होता था जिसे हम लोग केमिकल मेथड कह सकते हैं, या जो हमारा ये मेथड है इसको हम लोग क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। क्लासिकल मेथड एक पुराना मेथड है जो कि काफी लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकन प्रोसेस है। यानी इस मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं देखते हैं, कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। आपको इतना कुछ बताने के बाद आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से उसमें ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक्स है कि बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकन है।
ठीक है, क्योंकि इसमें जो अप्रोच किया जाएगा वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू अप्रोच किया जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन का टेस्ट करना है, हमें नहीं मालूम, हमारे पास एक अननोन कंपाउंड हमारे हाथ लग गया है, अब हमें पता करना है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट, हमें चेक करना हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो अब हमें हाइड्रोजन वाले रिएक्शन कराने पड़ेंगे, वो नहीं निकला, अब हमें मालूम करना है कार्बन का, तो कार्बन वाले रिएक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो काफी लंबा प्रोसेस है, टाइम टेकन होता है। ठीक है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, यानी एक्यूरेसी नहीं है इसका। इस मेथड से बिल्कुल 100% श्योर होकर नहीं कहा जा सकता कि हाँ यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या यही इसका इसमें ये एलिमेंट पूरी तरीके से मौजूद है, मतलब पूरी एक्यूरेसी नहीं देता है। जैसे 100% हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये चीज है। ठीक है, तीसरा क्या ड्रॉबैक्स है कि इसमें जो केमिकल होता है उसका काफी वेस्ट होता है, वेस्ट ऑफ केमिकल। जैसे जो अननोन कंपाउंड हमारे पास आया है, उस अननोन कंपाउंड मान लेते हैं लैब में हमारे पास बहुत कम अमाउंट में वो सिंथेसिस होकर के मिला या कहीं से मिला है, वो हमारे पास 2 ग्राम है। अब 2 ग्राम में से भी आप कुछ कुछ मिलीग्राम बार बार निकालेंगे और उसमें एक टेस्ट करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव टेस्ट करेंगे, अलग अलग रिएक्शन करा कर आप टेस्ट करेंगे, उसमें पता करेंगे कौन कौन सा एलिमेंट है, तो कितना केमिकल वेस्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं, जो कि ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, दवाएँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत मेहनत से मिली होती हैं। ठीक है, और उसका बहुत ही कम अमाउंट हमारे पास मौजूद होता है, तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मेथड से बहुत सारा जो केमिकल है वो वेस्ट हो जाता है, तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे ड्रॉबैक्स इस मेथड से निकल करके आए। तो फिर क्या तरीका अपनाया गया, तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहचानने के लिए उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किस टाइप का बॉन्ड्स पाया जा रहा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, इस तरीके इन सब को जानने के लिए एक हमारे पास मॉडर्न मेथड है, हमारे पास मॉडर्न मेथड निकल करके आया। और इस मॉडर्न मेथड को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉडर्न मेथड है। अब इस मॉडर्न मेथड में हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीछे आपने देखा जो केमिकल या क्लासिकल मेथड था, उसमें टूल्स क्या इस्तेमाल करते थे, टूल्स का मतलब उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे जिससे हमें आइडेंटिफाई मिल जाए उस कंपाउंड का, तो उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे टूल्स क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है इस मेथड में EMR। बहुत सारे बच्चे EMR जानते होंगे कि EMR किसे कहते हैं। EMR होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही EMR कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको EMR का इंट्रोडक्शन दे दूं, पता चले आपको EMR के बारे में ही नहीं पता हो। ठीक है, देखो भाई, वेव 2 टाइप के होते हैं, जल्दी से मैं बोल दे रहा हूँ, आपको पता होगा कि बेसिक बात है, बस आपका रिवीजन हो जाएगा। वेव यानी जो रेडिएशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। वेव 2 टाइप का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इन्हें आगे बढ़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता, किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये सिंपली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जो EMR होते हैं, ये जो EMR हैं, ये जो होते हैं एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। वो कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की स्पीड से। असल में जो EMR है वो एक लाइट ही है, बस सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। EMR कई टाइप के होते हैं, एक तरीके से लाइट ही समझिए। ठीक है, आप अपने समझने के लिए, जैसे एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, कॉस्मिक रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, रेडियो वेव हो गया, हमारे मोबाइल से जो वेव्स निकलती हैं, माइक्रोवेव हो गए, ये सारे जो भी वेव्स हैं, जो भी रेज हैं, लाइट है, सनलाइट जो है, वो सब EMR में ही आती हैं। उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी प्रकार का मीडियम की जरूरत नहीं होती है और कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। हमें समझ में आ गया है कि व्हाट इज EMR। ठीक है, अब इस EMR का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हम समझते हैं। ठीक है, असल में हम इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखते हैं कि ये जो EMR होता है,
जिस भी मैटर पर फॉल कराया जाएगा, गिराया जाएगा, ठीक है, इस ईएमआर का, और जो भी मैटर के बारे में हमें पता लगाना है, ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन कराते हैं। यानी हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन, इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर, इंटरेक्शन ऑफ ईएमआर विद मैटर, विद मैटर, जिस मैटर को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस मैटर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उसके साथ ईएमआर का इंटरेक्शन करा देते हैं। किस तरीके का इंटरेक्शन होता है, आइए इसे हम लोग देखते हैं किस तरीके का ये इंटरेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक मैटर, ये जैसे ये कोई मैटर है, ठीक है, अभी क्या है, इस पे हम लोग ईएमआर फॉल करा रहे हैं, ईएमआर, ठीक है। अब ईएमआर फॉल हुई, यानी इससे टकराई, इंटरेक्ट की, और फिर ये ईएमआर इंटरेक्ट होने के बाद वाली जो ईएमआर है, ये दो ईएमआर, ठीक है, ईएमआर इससे टकराई, इसके साथ इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन करने के बाद जो हमें ईएमआर मिलती है, इसी ईएमआर को हम लोग स्टडी करते हैं, इसी ईएमआर को हम लोग स्टडी करते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और इसी से हमें सारी जानकारी मिलती है, किसकी, मैटर की। ये मैटर की सारी जानकारी, मैटर कह लीजिए, चाहे कंपाउंड कह लीजिए, चाहे सब्सटेंस कह लीजिए, इस कंपाउंड, इस सब्सटेंस के बारे में जो जानकारी देने का काम करता है, वो ये वाला ईएमआर है, जो इंटरेक्ट होने के बाद हमें ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। इससे, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ईएमआर, यानी जो ईएमआर मिल रहा है, इसका हम लोग करते हैं इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईएमआर, इस ईएमआर का हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। यानी अगर इस बात को हम अच्छे ढंग से आपको समझाएं, तो मैटर का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में, उस सब्सटेंस, उस कंपाउंड, उस मैटर का हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, हम लोग ईएमआर का ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो ईएमआर जो उससे इंटरेक्ट होकर के आई है, ठीक है। यानी इस तरीके से समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे डायरेक्ट आपके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पर्सन से, आपसे जाके हम थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं कि भैया जाओ और इस बच्चे से इसकी सारी जानकारी इकट्ठा करके आओ, ठीक है। तो जो थर्ड पर्सन से जो जानकारी मिलती है, उसी को हम लोग, ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन हमें जानकारी लाके देता है, यही टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हम लोग डायरेक्ट उस सब्सटेंस, उस कंपाउंड का ऑब्जर्वेशन, उससे कोई जानकारी नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ईएमआर को भेजते हैं, ईएमआर उसके साथ इंटरेक्ट होती है, और फिर वो जो ईएमआर हमें ऑब्टेन्ड होती है, उससे हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, उससे हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये आपको समझना होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ईएमआर जा करके मैटर्स के साथ इंटरेक्शन कर रही है, वो कितने टाइप का इंटरेक्शन करती है, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो आज का पूरा लेक्चर है, वो पूरी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिंग इंट्रोडक्शन के बेस पर है। मैं चाहता तो डायरेक्ट कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी उठाकर स्टार्ट कर देता, लेकिन कुछ बच्चे नए होंगे जिनको अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एस नहीं आता होगा, क्योंकि ये इंटर वगैरह में तो कोई चैप्टर रहता नहीं है, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर से बेसिकली स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें भी इस बीएससी सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या चीज़ है। जब इसके बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे तो आपको फीलिंग आने लगेगी, तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखते हैं कितने टाइप का इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मैटर है और इससे ईएमआर टकरा रहा है। अब मे भी हो सकता है कि ईएमआर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। मैटर, वो जो सब्सटेंस है, वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, किसको, ईएमआर को। एक टाइप ये भी हो सकता है। एक टाइप ये हो सकता है कि सब्सटेंस ईएमआर को ट्रांसमिट कर दे, तो हम लोग इससे बोलेंगे, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। हो सकता है कि क्या कर रहा हो, कुछ लाइट स्कैटर्ड कर दें, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइट स्कैटरिंग। हम लोग देख सकते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप खुद से सोचिए कि हो सकता है वो सब्सटेंस ट्रांसमिट कर दें, तो वो ट्रांसमिशन कहलाएगा। हो सकता है उसे एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। लाइट स्कैटर भी हो सकती है, तो स्कैटरिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। हो सकता है
कि वो सब्सटेंस लाइट इमिट करे तो लाइट इमिशन हो गया, ठीक है। हो सकता है कि उसे वापस रिफ्लेक्ट कर दे तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं। तो ये इतने टाइप के इंटरेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, इमिशन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और स्कैटरिंग भी हो सकती है। इतने टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है बेसिकली जो होता है, ठीक है, इतने टाइप का होता है तो सारे टाइप का आपको इंटरेक्शन जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। कुछ इंटरेक्शन जो हमारे काम के हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम के हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन के बेस पर तीन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाई गई है। इंटरेक्शन के बेस पर तीन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी बताई गई है जो हमारे काम की है, ठीक है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इसलिए हेडिंग डाल लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, एक मिनट, on the basis of interaction तीन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक मिनट, मेरे पेन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। थ्री टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, थ्री टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तीन टाइप की, कौन कौन सी तीन टाइप की होती है? सबसे पहली है एब्जॉर्प्शन बेस्ड पर, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। दूसरा जो है वो है इमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो तीसरा है वो है आपका स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको इसमें से क्या पढ़ना है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। असल में अब इसमें होता क्या है, जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है, जो मॉलिक्यूल यानी ये जो कोई सैंपल रखा गया है, इससे टकराया ईएमआर, अब इस ईएमआर को ये सैंपल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है वो या जो सैंपल है वो ईएमआर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल होना कैसा चाहिए कि वो ईएमआर को एब्जॉर्ब कर ले? आई बात समझ में? ठीक है, इसको फील करिए थोड़ा सा। मॉलिक्यूल इस टाइप का भी तो होना चाहिए जो ईएमआर को एब्जॉर्ब कर ले। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है जो एब्जॉर्ब करेगा? उसके लिए क्या कंडीशन है, वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन यही है एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए जो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, एक टर्म यूज होगा, इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नॉन डीजनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट। उस मॉलिक्यूल के अंदर नॉन डीजनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट पाया जाना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये नॉन डीजनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको समझाते हैं डीजनरेट का मतलब क्या होता है। डीजनरेट का मतलब होता है जहां पर एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स की सेम हो, ठीक है। एनर्जी लेवल सेम होना ये डीजनरेसी कहलाता है। तो नॉन डीजनरेट का मतलब ये हो गया कि जहां पर एनर्जी लेवल सेम ना हो। मल्टी एनर्जी स्टेट का मतलब है कि एक से ज्यादा एनर्जी लेवल पाया जा रहा हो,
या हम कह सकते हैं दो या दो से ज्यादा एनर्जी लेवल उस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जा रहे हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने टाइप के एनर्जी लेवल होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है, क्यों जरूरी है, हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, लेकिन पहले अभी इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि कितने टाइप के एनर्जी लेवल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, बहुत ही काम की बातें हैं, बेसिक आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर इस वीडियो को आप कायदे से देख लें। जो प्रॉब्लम होगी फिर से आप पूछ लीजिएगा देखने के बाद। वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। और तीसरा जो है आपका वो है रोटेशनल एनर्जी स्टेट, और चौथा जो है वो आपका है स्पिन एनर्जी स्टेट। ये चार टाइप का जो एनर्जी लेवल है वो मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉन डीजेनरेट, अलग अलग एनर्जी लेवल हो, ठीक है, जिसकी एनर्जी सेम ना हो, और मल्टी एनर्जी स्टेट मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा एनर्जी स्टेट पाई जा रहा हो। अभी और एक एग्जांपल देकर आपको बढ़िया से क्लियर कर देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक, तो आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पाया गया। ठीक है, अब जब ईएमआर इस पे टकराती है तो ईएमआर जो होती है वो अलग अलग एनर्जी की होती है। ठीक है, ईएमआर के पास भी कुछ एनर्जी है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन उस ईएमआर को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी तो बढ़ गई ना। तो जब एनर्जी बढ़ गई तो क्या वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा? नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो अपने से ज्यादा एनर्जी वाले स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। तो उसको ट्रांसमिट होना है, यानी उसको एक लेवल से होकर के दूसरे लेवल में जाना है, जैसे यहां से यहां पहुंचना है। ठीक है, तो जब यहां से यहां पहुंचा या यहां पहुंच गया या यहां पहुंच गया, ठीक है, तो जब वो ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन करता है, तो इसी को तो रीड करते हैं, इसी से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, इसी को तो रीड किया जाता है, इसी को तो एब्जॉर्ब किया जाता है मॉनिटर पर, जो ट्रांसमिशन हुआ इसी से हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो एक से दूसरे में जाने के लिए एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ये जो हमें स्टेट मिला है ये सब अलग अलग एनर्जी की होनी चाहिए। अगर सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही हो, ठीक है, और इसी के बराबर की एनर्जी लेवल हो, जैसे मान लेते हैं कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इसे K1 बोल देते हैं, इसकी एनर्जी को K1 हमने बोल दिया, और दूसरा जो हमारे पास एनर्जी लेवल है उसकी भी एनर्जी लेवल K1 है, तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा ना। एनर्जी गैप तो होना चाहिए, K2 हो, K3 हो, K4 हो, ठीक है, उससे ज्यादा एनर्जी का हो, तभी तो उसमें जाके ट्रांसमिट होगा। आई बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो यही कहलाता है नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी एक से ज्यादा एनर्जी लेवल हो और सभी की एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अलावा भी एनर्जी लेवल होनी चाहिए जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज्यादा हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होगा ईएमआर को एब्जॉर्ब करने के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक बात और आपको हम बताते चलें, जैसे ये जो दो एनर्जी लेवल होते हैं, मान लेते हैं इसका जो है एनर्जी लेवल E1 और इसको हमने नाम दे दिया E2 नाम दे दिया। ठीक है, अब ये E1 है और ये क्या हो गया आपका E2 हो गया, E1 E2। एक मिनट, सॉरी एक मिनट, जी मैं ये कह रहा था अगर ये E1 है तो ये E2 है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ये जो बीच का जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ये क्या होता है डेल्टा E, मतलब फाइनल एनर्जी E2 माइनस E1।
ठीक है। ये जो एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई, ये क्वांटाइज्ड होता है। अब इस क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझ आइए। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये होता है कि जो ईएमआर आप दे रहे हैं वो इस एनर्जी गैप के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर इस डेल्टा ई की वैल्यू मान लेते हैं 50 जूल है, ठीक है, तो जो आप ईएमआर दे रहे हैं उसकी एनर्जी भी 50 जूल ही होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो वो ट्रांजिशन नहीं करा सकता, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से एक लेवल से दूसरे लेवल में नहीं जा सकता। तो ये आपको समझना होगा कि एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल, यानी जो ईएमआर की एनर्जी है वो डेल्टा ई के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी एनर्जी गैप के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, तभी ट्रांजिशन हो पाएगा, वरना ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अब इसको और स्पेक्ट्रोस्कोपी को और कायदे से थोड़ा समझते हैं बात को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चार एनर्जी लेवल आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, रोटेशनल और स्पिन एनर्जी स्टेट। थोड़ा सबको अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने मान लिया E1 एंड E2। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एनर्जी स्टेट। फिर हमने बना लिया V1 एंड V2, ये हो गया आपका वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। ठीक है, और ये हो गया आपको J1 एंड J2 मान लेते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी स्टेट, रोटेशनल बना लेते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका S1 एंड S2, ये लास्ट वाला स्पिन एनर्जी स्टेट, स्पिन एनर्जी स्टेट। ठीक है, अब इसको यहां तक रहने देते हैं, अभी और बात को समझते हैं, थोड़ा इसको यहां तक रहने देते हैं। ठीक है, अभी समझिएगा। अब ये जो ईएमआर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो ईएमआर होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है, कई टाइप के ईएमआर होते हैं और सभी ईएमआर की, सभी रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे पहले से, स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है उसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कॉस्मिक, ठीक है, कॉस्मिक रेज एक होती है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज। अभी मैं ये जो ग्रेटर देन बना रहा हूँ, क्यों, एनर्जी का, कॉस्मिक रेज की एनर्जी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, फिर गामा रेज की। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक्सरे, फिर उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, मैं नाम बोल दे रहा हूँ लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अल्ट्रा वायलेट। फिर आता है विजिबल, ठीक है, और उससे कम एनर्जी होती है इंफ्रारेड, आप लोग लिख लीजिए इंफ्रारेड। ठीक है, उसको सिंबल देख देते हैं IR। फिर आता है आपका इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बाद आता है माइक्रोवेव, इसकी एनर्जी कम, और सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की, सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव की। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है एनर्जी के। ठीक, अभी क्या है, ये जो कॉस्मिक रेज होती है, ये कॉस्मिक रेज क्या काम करती है। कॉस्मिक रेज जो होती है बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है, ये तो स्पेस से आती है और अर्थ को भी पेनिट्रेट करते हुए निकल जाती है, इसकी बात ही छोड़ देते हैं, गामा रेज की बात करते हैं। ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाती है, न्यूक्लियस को भी पेनिट्रेट कर देती है, न्यूक्लियस को भी पेनिट्रेट कर देती है। ये जो एक्स रेज है, ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाती है। अगर किसी मॉलिक्यूल पर गिराइए तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सबसे न्यूक्लियस के करीब वाला इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं फिर उसके बाद यूवी पर, तो यूवी की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो यूवी और ये जो विजिबल वाले होते हैं ये आउटर इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच करते हैं। देखिए वीडियो पढ़ने का तरीका होता है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा मैं कहाँ क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन अप्रोच तक पहुंचते हैं। IR जो होता है इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो ये क्या काम कराता है, ये केवल मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन करा सकता है। ठीक है, फिर माइक्रोवेव, इसकी एनर्जी और कम हो जाती है, ये क्या करा सकता है, ये रोटेशन करा देता है, मॉलिक्यूलर रोटेशन कराता है। रेडियो वेव, इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पिन को चेंज करा सकता है, यानी स्पिन करा सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी
वजह से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास जो जो एनर्जी लेवल था, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले पर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट कराता है। तो ये कौन करा सकता है भाई? गामा रेस तो न्यूक्लियस को पेनिट्रेट कर सकता है, एक्स रेस तो इनर कोर इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जा रहा है, यानी ये दोनों हमारे काम के नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर कौन है? वो है यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज आउटर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है, यानी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन तक, और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल तक पहुंचा सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है, ठीक है, इसमें हम लोग जिस रेस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, और इसी से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है वो है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आइए वाइब्रेशन पर। अब आपको समझ में आ रहा होगा वाइब्रेशन कौन करा सकता है? वाइब्रेशन करा सकता है इंफ्रारेड। तो इसलिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेज इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं IR। तो इसे हम लोग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब रोटेशन जो कराता है, ठीक है, तो रोटेशन कराने के लिए कौन सा हम लोग EMR यूज करेंगे? रोटेशन कराने के लिए हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम लोग इस माइक्रोवेव के इस्तेमाल करने से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी बनी उसे हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, या इसी को हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। तो ये एक अलग चैप्टर हो गया। अब इसी तरीके से आते हैं फिर सबसे कम एनर्जी वाला रेडियो वेव है, यही तो स्पिन चेंज करता है, स्पिन कराता है। तो स्पिन एनर्जी स्टेट वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस रेस का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो वेव। तो बेसिकली कई टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, जिसमें से 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं: अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम लोग रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम लोग NMR बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR। ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको ये अब बात समझ में आ रही होगी कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिससे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, किस टाइप का एलिमेंट है, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये सब कुछ उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है अलग अलग टाइप की अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं, बहुत कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेट पता लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग केमिस्ट्री है, अलग मेथड है, इसमें टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में जानना होता है, कैसे वर्क करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली हम लोग सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें EMR का यूज़ किया जाता है, उनका इंट्रैक्शन कराया जाता है मॉलिक्यूल के साथ, और फिर उसी EMR की स्टडी कर ली जाती है, और बहुत ही कम टाइम में सारे हमें रिकॉर्ड, सारे डेटा मिल जाते हैं, जो कि पुराने टाइम में नहीं मिल पाते थे जब तक स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज नहीं हुई थी। केमिकल मेथड से बहुत लंबा टाइम लगता था और बहुत केमिकल वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करती है, EMR का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और डिटेल में जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे, जैसे आप अल्ट्रावायलेट पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको और जानकारी मिलेगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले लास्ट एक मैं आपको समझाता चलूँ जो आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा प्लांक्स थ्योरी में, E = H न्यू, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। ये जो E है वो क्या है? आपका एनर्जी है, और जो H है वो है प्लांक्स कांस्टेंट, और ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। यानी मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी अगर एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब है वेव की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। लेकिन न्यू इक्वल टू होता है C/λ, यानी न्यू और यानी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा घट रहा है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन लैम्डा घटेगा। एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी, लेकिन लैम्डा बढ़ेगा। ठीक उल्टा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।